मनुष्य की सेवा करो, ईश्वर की सेवा करो। ईश्वर की सेवा मनुष्य की सेवा में ही है। स्वामी विवेकानंद का ये कथन मुझे लगता है व्यक्ति और समाज के बीच के संतुलन पर सोचने को मजबूर करता है, और ये हमारी आज की चर्चा के लिए एक अच्छी शुरुआत है। नमस्कार और स्वागत है इस गहरी बातचीत में। यहाँ हम जटिल विषयों को थोड़ा सरल करने की कोशिश करते हैं, मतलब जानकारी के सागर से जरूरी ज्ञान निकालने का प्रयास। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि जो भी स्रोत हमारे पास हैं उनका हम ठीक से विश्लेषण करें, उनकी बारीकियों को समझें, ताकि श्रोताओं को एक साफ तस्वीर मिल सके। तो आज का हमारा स्रोत है द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख, और विषय है भारत में उदारवाद, 7 सदियों का ग्रहण। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इतिहास, राजनीति, समाज सब जुड़ता है इसमें। हाँ, और सामान्य जानकारी के लिहाज से भी ये अहम है। हम इस लेख का एक, आप कह सकते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि लेखक क्या तर्क दे रहा है, उदारवाद की जड़ें कहाँ बता रहा है, ये ग्रहण वाली बात क्या है, और आज की स्थिति, भविष्य, इन सब पर लेख क्या कहता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम सिर्फ लेख के विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं, उनका समर्थन नहीं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो लेख उठाता है, क्या उदारवाद, लिबरलिज्म, भारत के लिए वाकई कोई बाहरी चीज है, पश्चिम से आई हुई? क्योंकि ये आमतौर पर तो यही माना जाता है ना? हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है कि ये सब बातें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सीमित सरकार, मुक्त बाजार, ये सब पश्चिम से आई हैं। लेख भी इस बात का जिक्र करता है कि अक्सर उदारवादी विचारक भी अपनी बात जॉन स्टीवर्ट मिल या एडम स्मिथ से शुरू करते हैं, या फिर भारत में देखें तो दादा भाई नौरोजी या गोखले से। बिल्कुल। तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिटिश राज से पहले भारत में इस तरह की सोच थी ही नहीं। अच्छा, तो लेख इस धारणा को चुनौती देता है। जी हाँ, यहीं पर लेख एक अलग नजरिया पेश करता है। लेखक का तर्क है कि उदारवाद के कई बुनियादी तत्व, उसके मूल सिद्धांत, वो प्राचीन भारतीय दर्शन में, खासकर वेदांत परंपरा में पहले से मौजूद थे। वेदांत परंपरा में? ये तो काफी दिलचस्प है। कौन से तत्व जैसे? देखिए, जैसे व्यक्ति की अपनी एक खास पहचान और उसका महत्व, जिसे हम इंडिविजुअल यूनिकनेस कह सकते हैं। जी। फिर किसी एक परम सत्य या सत्ता को पूरी तरह नकारना, मतलब रिजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट्स। स्थापित सत्ता पर सवाल उठाना, उस पर संदेह करना। सत्ता पर संदेह प्राचीन भारत में? हाँ, स्केप्टिसिज्म ऑफ अथॉरिटी। और यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन जी। के फायदों में यकीन रखना। वेदांत दर्शन तो इस दुनिया को, भौतिक दुनिया को पूरी तरह सच नहीं मानता था, माया कहता था। जी। तो इसलिए वो उन सांसारिक संस्थाओं के असीमित अधिकार को भी चुनौती देता था जो दावा करती थी कि उन्हें कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है। बाप रे! मतलब व्यक्ति का महत्व और सत्ता पर सवाल, ये विचार भारत की अपनी सोच में थे। क्या लेख प्राचीन भारतीय समाज के ढांचे पर भी कुछ कहता है? हाँ, वो बहुकेंद्रवादियां, पॉलीसेंट्रिज्म की बात करता है। इसका मतलब है कि शक्ति का सिर्फ एक केंद्र नहीं था। राजा जो क्षत्रिय होता था, वो संप्रभु तो था, लोग उसे सम्मान भी देते थे, लेकिन ज्ञान का क्षेत्र, जिस पर ब्राह्मणों का असर था, और व्यापार, अर्थव्यवस्था, जहां वैश्यों का प्रभाव था, उन मामलों में राजा का दखल सिद्धांत रूप में सीमित था। अच्छा, मतलब शक्ति बटी हुई थी अलग अलग समूहों में। सिद्धांत में तो यही था। राजा जी, मतलब सी राजगोपालाचारी, वो अक्सर एक गुजराती कहावत सुनाते थे, जहां राजा व्यापारी, वहां प्रजा भिखारी। अब जाहिर है उस समाज में जाति व्यवस्था जैसी गंभीर समस्याएं थीं, तो हम उसे आज के उदारवादी पैमाने पर खरा नहीं कह सकते। हाँ, वो तो है। लेकिन फिर भी धन, शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का ये जो सैद्धांतिक बंटवारा था, वो उस जमाने के यूरोप, चीन या जापान से काफी अलग था। वहां तो सारी शक्ति ज्यादातर एक ही जगह केंद्रित होती थी। समझ गई। तो एक तरह का संतुलन था, कम से कम सिद्धांत में। लेकिन अगर ऐसी जड़ें थीं, तो फिर ये 7 सदियों का ग्रहण क्यों? लेख ऐसा क्यों कहता है? ये तो बहुत लंबा समय है। लेख के अनुसार ये ग्रहण तब शुरू हुआ जब भारत पर लगातार बाहरी हमले हुए और विदेशी शासन स्थापित हुए। इन शासनों के दौरान भारत की अपनी जो ये उदारवादी जैसी प्रवृत्तियां थीं, वो दब गईं, कमजोर हो गईं। और दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई के समय भी जो ताकतें उभरीं, उनमें से ज्यादातर राज्यवादी थीं। राज्यवादी? इसका क्या मतलब है? मतलब वो ताकतें जो एक मजबूत, हर मामले में दखल देने वाली सरकार या राज्य, स्टेट के पक्ष में थीं।
उन्हें लगता था कि देश की तरक्की के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता जरूरी है। गांधी जी का विचार अलग था। वो कम से कम सरकार चाहते थे, पर वो विचार बहस तक ज्यादा सीमित रहा। और अंग्रेजों का क्या रोल रहा? उनका तो अपना एक उदारवादी इतिहास है। क्या उन्होंने भारत में उदारवाद को बढ़ाया? ये थोड़ा पेचीदा है। अंग्रेजों ने कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ तो स्थापित किया, जो पहले के शासकों से अलग था। लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य तो यहाँ अपना राज चलाना था, अपने औपनिवेशिक हित साधने थे। खासकर 1857 के बाद तो उनके लिए सबसे जरूरी था राज को बनाए रखना। तो हाँ, उनका शासन शायद उस वक्त के औपनिवेशिक मानकों से कुछ नरम हो, पर वो एक उदार लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसी दौर में दादा भाई नौरोजी, गोखले, राम मोहन रॉय जैसे विचारक भी तो हुए, जिन्हें हम शुरुआती भारतीय उदारवादी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब महान विचारक थे। करीब 1860 से 1920 के बीच ये काफी सक्रिय रहे। उनका मानना था कि सामाजिक बराबरी के बिना राजनीतिक आज़ादी का कोई मतलब नहीं। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश राज में ट्रेनिंग मिलने से भारतीय समाज अपनी अंदरूनी कमजोरियां जैसे जातिवाद दूर कर पाएगा और आज़ादी के लिए तैयार होगा। पर लेख कहता है कि उन्हें पीछे धकेल दिया गया। हाँ, लेख के अनुसार जल्दी ही राष्ट्रवादी, यहाँ तक कि अंधराष्ट्रवादी और समाजवादी विचारधाराएं ज्यादा ताकतवर हो गईं और इन शुरुआती उदारवादियों का प्रभाव कम हो गया। और क्या इसी समय कुछ ऐसी धाराएं भी उभरी जो उदारवाद के खिलाफ थी? जी, लेख 3 मुख्य प्रति आंदोलनों या काउंटर मूवमेंट्स का जिक्र करता है। पहला, कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे। उनका कहना था कि हिंदू समाज में मूल रूप से कोई कमी नहीं है, बस हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कुछ सामूहिक काम करने चाहिए, जैसे ईसाई या मुस्लिम करते हैं। अच्छा, और दूसरा? दूसरा आंदोलन वो था जिसने देसी परंपराओं और इतिहास का गुणगान करके एक हिंदू राष्ट्र का विचार बनाने की कोशिश की। लेख इसे भी एक तरह से विजेताओं की नकल मानता है। मतलब ये ऊपर से तो हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, पर असल में उन उदारवादी तत्वों को नजरअंदाज कर रहे थे जो खुद हिंदू दर्शन में मौजूद थे। ये तो अजीब बात है, हिंदू राष्ट्र की बात और हिंदू दर्शन के उदार तत्व गायब। और तीसरा आंदोलन कौन सा था? हाँ, ये विरोधाभास लेख उजागर करता है। तीसरा आंदोलन असल में एक प्रतिक्रिया थी। जब ऊंची जातियों ने पूरे हिंदू समाज का नेता बनने की कोशिश की, जिसमें वो जातियां भी थीं जिन्हें मंदिरों में जाने या शास्त्र छूने की इजाजत नहीं थी, तो उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। लेख कहता है कि आज नौकरियों में आरक्षण जैसे मुद्दे इसी आंदोलन के आधुनिक रूप हैं। इस पूरी उथल-पुथल में गांधी जी का क्या स्थान था? उनका क्या नजरिया था? गांधी जी का नजरिया हिंदू सोच के काफी करीब था, जिसमें सर्वधर्म समभाव शामिल था। उन्होंने सामाजिक सुधार, गांव आधारित काम और राजनीति में सत्य और अहिंसा पर बहुत जोर दिया। वो तो मूल रूप से राज्य या सरकार के विचार के ही खिलाफ थे। अच्छा, राज्य के खिलाफ? हाँ, उनका मानना था कि राज्य बिना हिंसा के चल ही नहीं सकता। वो एक तरह से अराजकतावादी, मतलब एनार्किस्ट समाज के विचार के करीब थे, जहां कोई केंद्रीय सत्ता ना हो। लेकिन क्या वो हमेशा इसी पर टिके रहे? नहीं, लेख कहता है कि बाद के सालों में उन्होंने व्यवहारिक स्थितियों को देखते हुए कुछ समझौते किए। एक समय तो उन्होंने ये भी माना कि जो बुनियादी उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण, मतलब सरकारी नियंत्रण जरूरी है। लेकिन फिर भी गांधीवाद का जो मूल तत्व था वो हमेशा एक न्यूनतम और विकेंद्रीकृत सरकार का ही रहा। समझ गए। अब आते हैं आजादी के बाद नेहरूवादी मॉडल। लेख इसका जिक्र करता है। ये क्या था और इसका उदारवाद पर क्या असर पड़ा? देखिए, आजादी के बाद भारत में नेहरूवादी समाजवादी मॉडल हावी हो गया। योजना आयोग बना, अर्थव्यवस्था पर सरकार का बहुत नियंत्रण था। लेकिन लेख कहता है कि असल में ये क्रोनी कैपिटलिज्म बन गया। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां बिजनेस में सफलता आपकी योग्यता से ज्यादा आपके राजनीतिक संपर्कों पर निर्भर करती है। लाइसेंस परमिट राज। लेख के शब्दों में सब कुछ मना है जब तक आपके पास सही जगह पहुंच ना हो। यह मॉडल फिर धीरे धीरे कमजोर हुआ, शीत युद्ध खत्म होने और दूसरे कारणों से, पर लगभग आधी सदी तक ये चला। तो जब ये नेहरूवादी मॉडल कमजोर हुआ, तब तो उदारवादियों के लिए एक मौका बनना चाहिए था। पर लेख तो काफी निराशावादी लग रहा है इस मामले में। हाँ, लेख यहाँ चिंता जताता है। पहली बात, वो गलतफहमियां जो उदारवाद को लेकर थीं, वो अब भी हैं कि ये विदेशी है, अमीरों का है, गरीबों के खिलाफ है। दूसरी बात, जो शायद ज्यादा चिंताजनक है,
लेख के अनुसार नेहरूवादी समाजवाद के हटने से जो खालीपन आया उसे उदार उद्यमिता ने नहीं भरा। तो किसने भरा? लेख के शब्दों में उसकी जगह ले ली लंपट अंध राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक उन्माद ने। सरकारें भी खुले तौर पर लोक लुभावन नीतियां अपना रही हैं। ये तो काफी गंभीर बात है। क्या लेख और भी रुकावटें बताता है? हाँ, एक संगठनात्मक चुनौती भी है। उदारवादी लोग अक्सर व्यक्तिवादी होते हैं। उन्हें संगठन बनाना, किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं आता, तो उन्हें एक साथ लाना ही मुश्किल है। इसका कोई उदाहरण? राजा जी का उदाहरण है। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी, भारत की पहली उदारवादी पार्टी, नेहरू के लाइसेंस राज के खिलाफ। शुरुआत अच्छी भी हुई, लेकिन 1971 की इंदिरा लहर में वो टिक नहीं पाई। फिर 1994 में स्वतंत्र भारत पार्टी बनी। महाराष्ट्र में 10 लाख से ज्यादा वोट मिले, पर सीटें सिर्फ 2। और लेख ये भी बताता है कि आज ऐसी पार्टी रजिस्टर कराना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको समाजवाद के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। क्या समाजवाद के प्रति निष्ठा की शपथ पार्टी रजिस्टर कराने के लिए? जी हाँ, चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार। लेख इसे एक बड़ी बाधा मानता है। ये तो वाकई अजीब है। और कौन है जो सुधारों के रास्ते में रोड़ा बनते हैं? निहित स्वार्थ। बिल्कुल, कई समूह हैं। समाजवादी दौड़ के लाभार्थी, नेता जो सरकारी लाभ दिलाने का कमीशन खाते हैं, उद्योगपति जो सरकारी संरक्षण चाहते हैं, कर्मचारी जो अपनी पक्की नौकरी और साइड इनकम नहीं छोड़ना चाहते, और माफिया जो नहीं चाहते कि उदारीकरण से उनका साम्राज्य खत्म हो जाए। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है। तो लेख के हिसाब से अगर सच में उदारीकरण करना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये तो बहुत बड़ा काम लगता है। हाँ, बहुत बड़ा। लेख कहता है कि कानून व्यवस्था ठीक करनी होगी, न्यायपालिका को साफ करना होगा, नियमों का जंगल काटना होगा, नौकरशाही कम करनी होगी, मौलिक अधिकारों को पूरी तरह बहाल करना होगा और एक सही एग्जिट पॉलिसी बनानी होगी। एग्जिट पॉलिसी मतलब अगर कोई कंपनी बंद करना चाहे तो आसानी से कर सके, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए। तो हाँ, ये बहुत बड़ा एजेंडा है। और क्या इसे करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखती है? लेख का मानना है कि इसके लिए बहुत मजबूत सरकार चाहिए, और वैसी सरकार अभी तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो फिर चाहता कौन है उदारीकरण? समाज का कोई वर्ग? लेख सिर्फ 2 वर्गों की बात करता है जिनकी इसमें सीधी रुचि हो सकती है। पहला, किसान, जिन्हें लेख के अनुसार हमेशा अपनी उपज का सही दाम मिलने से रोका गया है, यानी उन्हें नकारात्मक सब्सिडी मिली है। और दूसरा, उपभोक्ता, यानी हम सब, जिन्हें समाजवादी दौर में मोनोपोली ने लूटा है और घटिया चीजों के लिए ज्यादा दाम देने पड़े हैं। इनके अलावा लेख को ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती। तो क्या सब कुछ निराशाजनक ही है? कोई उम्मीद नहीं? पूरी तरह नहीं। लेख अंत में एक छोटी सी आशा की किरण दिखाता है, और वो इतिहास से आती है। इतिहास बताता है कि आज़ादी कई बार ऐसी जगहों और ऐसे समय पर पनपती है जब लगता है सब खत्म है, दुनिया बदल रही है, दीवारें गिर रही हैं। लेखक का मानना है कि भारत हमेशा राज्यवाद का द्वीप बना नहीं रह सकता, और भारत का अपना इतिहास भी ये दिखाता है कि यहाँ के लोग बुनियादी शालीनता में विश्वास रखते हैं। अगर उन्हें गांधी जैसा कोई नेता मिले तो वो अत्याचारियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो अंत में निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि भारत में किसी हिटलर जैसे तानाशाह का लंबे समय तक टिकना बहुत मुश्किल होगा, और स्वतंत्रता और समानता चाहने वालों के लिए शायद इतनी उम्मीद काफी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कहानी काफी जटिल है। प्राचीन जड़ें, फिर सदियों का दमन, आज़ादी के बाद राज्य का दबदबा और आज की चुनौतियां। ये सिर्फ पश्चिम से आया विचार नहीं, बल्कि शायद भारत की अपनी ही एक दबी हुई धारा है जो मुश्किलों से जूझ रही है। बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि उदारवाद के सामने वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक और संरचनात्मक हर तरह की बाधाएं हैं, लेकिन इतिहास हमें अप्रत्याशित बदलावों की संभावना भी दिखाता है। तो श्रोताओं के लिए, खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सोचने का एक सवाल छोड़ जाते हैं। इतिहास और आज की इन बाधाओं को देखते हुए भारत में व्यक्ति स्वातंत्र्य और सीमित सरकार के विचारों का भविष्य असल में क्या हो सकता है? क्या ये चुनौतियां स्थायी हैं या इतिहास की तरह कोई अप्रत्याशित बदलाव संभव है? इन विचारों पर जरूर मंथन कीजिएगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें आगे शामिल करें। अगली गहरी बातचीत तक ज्ञान प्राप्त करते रहें और सोचते रहें। धन्यवाद।